अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान के डेलीगेशन, एक बिलावल भुट्टो की सरबराही में इस वक्त अमेरिका है जो यूरोप के भी बाद ममालिक का दौरा करेगा, और दूसरा तारिक फातमी साहब की सरबराही में रूस का दौरा कर रहा है। दोनों बहुत अहमियत के हामिल हैं। रूस के साथ भी मामलात में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन वाशिंगटन ने इस सारे क्राइसिस के अंदर ये जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो मामलात चल रहे थे, क्राइसिस लाइक सिचुएशन, जंग वाली कैफियत के अंदर रोल अदा किया। उसने एक नई डायमेंशन दे दिया। एक तो मसला कश्मीर दोबारा एक मरकज़ निगाह बन गया, पूरी दुनिया का फोकस पॉइंट बन गया। जब भी आप दुनिया में जाके कहीं बात करेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान भारत की जंग क्यों होगी, तो वहाँ पे मसला कश्मीर का जिक्र आएगा। इंटरनेशनलाइज हो गया दोबारा से मसला कश्मीर। दूसरा, जो ट्रंप साहब ने कहा कि उन्होंने सीज़ फायर कराई है, और मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने दोनों तरफ बातचीत के ज़रिए दोनों को कायल किया, मीडिएट किया। उससे जो इंडिया का हमेशा से ये एक वावेला होता था कि ये तो बायलैटरली तय होगा, इसमें इंटरनेशनल का क्या काम है, वो भी दफन हो गया, क्योंकि एक बड़ी पावर ने आके दोनों का पीस ब्रोकर किया, सीज़ फायर इंश्योर की। तो 3-4 इसमें डायमेंशन आ गई। सबसे बड़ी डायमेंशन तो वही है कि इस इलाके की जो थानेदारी का दावेदार था भारत, कि हम इस इलाके के अब थानेदार हैं, और पूरी दुनिया, यूरोप भी और मिडल ईस्टर्न हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, वो भी उसके साथ पींगें बढ़ा रहे थे मोहब्बत की, और पाकिस्तान जो है काफ़ी हद तक डंप होता जा रहा था। हमें अरब ममालिक से काफ़ी सालों से, दहाइयों से बल्कि कहना चाहिए, काफ़ी मदद मिल जाती थी फाइनेंशियली। कभी तेल उधार मिल जाता था डेफर्ड पेमेंट पे, कभी $1-2 अरब चाहिए होते थे, वो मिल जाते थे। IMF के प्रोग्राम के वक्त ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब हमारी नाक की लकीरें निकलती थी, शराइत भी रखते थे, इंटरेस्ट रेट भी रखते थे, और फिर साथ रुसवा भी पाकिस्तान होता था। सर झुकाए हुए जाते थे, फिर जाके वो $1 अरब मिलता था, और साथ वो कहते थे IMF के प्रोग्राम पे अमल करोगे तो आइंदा से पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं पैसे मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें, वो जो उसका एक मिथ बन गया था इंडिया का कि वो इलाके का थानेदार है और हम कमज़ोर हो गए, वो मिथ टूट गया उसका, और कौम ने दोबारा यूनाइटेड होकर साबित कर दिया कि यूनिटी हो इस कौम में तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ बयानात प्रोग्राम के आगाज़ में सुनाऊँगा। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट है। उनके वैसे तो चीफ ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट ने भी उस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दी, लेकिन ये बीजेपी के वो लीडर हैं जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 5 भारतीय जहाज़ तबाह हुए। ये अगले जुमले में कहते हैं कि वो जो चीनी जहाज़ थे वो बढ़िया थे हमारे जहाज़ से। हालांकि राफेल के ऊपर मोदी साहब तवील अरसे से कह रहे थे राफेल आता तो हमने पाकिस्तान को पुलवामा के बाद छोड़ना ही नहीं था, लेकिन अब स्वामी साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी जहाज़ बढ़िया थे। इनके चीफ ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि उनके जहाज़ गिरे और तबाह हो गए इस जंग में। उनके जहाज़ तो तबाह हो गए हैं, अब क्या करें, लेकिन ये बड़ा अहम है कि वो गिर क्यों गए हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद, जिस इवेंट में ये भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्टेटमेंट दी, उसी मौके के ऊपर पाकिस्तानी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अल्लाह ताला ने एक पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है। सफारती महाज के ऊपर आपको बहुत मेहनत अभी करनी है कि वो जो सपोर्ट आपको 6 से 10 मई के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर मिली और भारत को जो मार पीटी, आप उस पर कैपिटलाइज करें, कंसोलिडेट करें अपनी पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मैं तो 10 मई के बाद हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि 9 मई 2025 वाला पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान था, और अल्लाह ताला ने हमें जो 10 मई 2025 वाला पाकिस्तान दिया, ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। उसकी वजह ये है कि कौम को ये सारा वाक़या मुत्तहिद कर गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद कर गया, और उसके बाद हमारी कौम के अंदर एक नए अज़म को उसने बेदार किया। पूरी दुनिया को बावर कराया हमने कि हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हम पीस लविंग मुल्क हैं, हम जहारियत पसंद नहीं हैं। लेकिन उन सबको ये पता लगा एट द सेम टाइम कि हम जहारियत का मुकाबला किस शिद्दत के साथ दे सकते हैं, और हमारे पास अल्लाह ताला ने वो क्या दिफाई सलाहियत दी है और क्या वो ईमानी जज्बा दिया है कि जिसके तहत हमारी अफवाज जो हैं उन्होंने मुकाबला किया अपने से एक बहुत बड़े अददी एतबार से जो बड़ा दुश्मन था उसका। तो अब चैलेंज ये है कि हमने ये इन सेलिब्रेशंस को, ज़ाहिर है पाकिस्तान भर में हर सूबे, हर ज़िले, हर तहसील में, हर गाँव में, हर करिए में मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई, और बहुत अच्छी बात है, मनानी चाहिए, हम ये हक़ रखते हैं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सवाल है जो आप कर रहे हैं, वो ये है कि सिफारती सतह के ऊपर भी पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, हमारी स्टैंस को तस्लीम किया, हमने डी-एस्केलेशन की बात की, इस सब को अप्रिसिएशन मिली। हमारी मीडिया ने ज़िम्मेदाराना तौर पर जिस रिपोर्टिंग का मुज़ाहरा किया, उसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जायज़ सही मौक़िफ़, हालात वाक़यात जायज़ सही ये लोगों को पता लगे। इंडिया को उतनी मार पीटी, उसकी मीडिया ने झूठ बोला और वो एक्सपोज हुए। सिफारती सतह के ऊपर अब तक जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसमें
फर्दर पूरी दुनिया को हम यही बता रहे हैं कि दो बातें, एक अगेन हम इस खत्ते के अंदर अमन चाहते हैं, हम बिल्कुल जहरियत पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जहरियत का जवाब जहरियत से देंगे, ये बात हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो आपने खुद भी अपने इब्तदाइये में कही, वो मसला कश्मीर है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, और वो आलमी बरादरी के इन्वॉल्व हुए बगैर हल नहीं हो सकता। जंग इस वक्त जो है उसके ज़रिए जो इंडिया ने मुसल्लत की, इंडिया ने उसका मज़ा तो देख लिया, लेकिन ये जो है डिप्लोमेटिक चैनल से और उसके साथ साथ जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, हम चाहते हैं कि ये मसला उस तरह हल हो जो कि एक देरपा और पुरअमन हल है इस मसले का, और पाकिस्तान उसी की तरफ बढ़ रहा है। और हमें जिन जिन ममालिक ने जंग में भी हमारा साथ दिया, चाइना है हमारे साथ, तुर्किया है, आज़रबाईजान, सिफारती सतह पे भी इन ममालिक ने और दीगर ममालिक ने अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव था। इंडिया के स्टैंड और इंडिया की जहरियत का मुकाबला के साथ किसी मुल्क ने दिया, पाकिस्तान ने मुकाबला किया। और हम बिल्कुल, मैं बस आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, उन चैलेंजेस से वाकिफ़ हैं कि हमने यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, मुल्क ने कैसे तरक्की करनी है, और अंदरूनी तौर पे भी जो हमें चैलेंजेस हैं उनका भी मुकाबला करना है इंशाल्लाह ताला। उमैर नियाज़ी साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए? सफारती महाज के ऊपर डेलीगेशंस गए हैं, क्या ये काफ़ी है या इसके अलावा कुछ और भी कंसोलिडेट करनी चाहिए अपनी पोजीशन दुनिया में? पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है, जैसे अभी जनरल साहिर ने कहा कि वो वेपनाइज़ कर रहा है पानी को, तो वो स्पोर्ट्स को भी वेपनाइज़ करता है, हर चीज़ को करेगा। तो आपके लिए स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया अभी जारियत का। देखें, डेलीगेशंस तो आपने भेज दी है। डेलीगेशन की एक तो पहले तो कॉम्पोजिशन पे मैं समझता हूँ मुझे एतराज़ है। अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया है। देखें, इन्हें ऐसा क्या खौफ है? डेलीगेशन अगर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है, क्या ऑपोजिशन में से कोई ये नहीं समझते थे कि सफारती महाज पे इतना काबिल है कि जो इनके साथ हो जाता, या कम अज़ कम उनसे कोई गाइडेंस ले लेते? शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टाइम गुजारा हुआ है, कम अज़ कम जेल में कोई जाके उनसे बात कर लेता। चले, आप इमरान खान साहब को नहीं इंगेज करना चाहते, मतलब कुछ इन चीज़ों पे कर सकते थे। सेकेंडली देखें, जो जाहिरियत की बात है वो ख़त्म नहीं हुई। इंडिया ने आप पे हमला किया, वो हमला पसपा हो गया, मगर इंडिया एक इंच भी पीछे नहीं हटा। जो कश्मीर में वो कर रहा था उसने वो पाकिस्तान में करना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी की लहर देखें बलूचिस्तान में इंटेंसिफाई हो गई। साथ ही साथ अगर आज के आप स्टेटिस्टिक्स उठा लें, चनाब का पानी तो उसने रोका हुआ है, तो आपके इस वक्त जो बड़े डैम्स हैं वो 50% इस वक्त लेवल पे हैं। अभी आप इस फसल का पानी किधर से पूरा करेंगे? बेसिकली तो वो आपका गला घोंट रहा है। अगर हम फ़ौरन स्टेप नहीं लेते तो ये इतना बड़ा हमारे लिए मसला बन जाएगा कि ये फसल अगर किसान मिस करता है, जो ऑलरेडी नुकसान कर चुका है कपास में और गंदम में, तो आप खुद अदादो शुमार देख लें, आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर किधर रहेगा। और एग्रीकल्चर का सेक्टर नीचे जाता है तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के नीचे जाने का ख़तरा है। तो इस वक्त जो हमने एक यूनिटी अचीव की है उसको और ज़रा हौसला करें, दिल बड़ा करें, एक पाकिस्तानी डायस्पोरा को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। देखें, आप इन शख्सियात को भेज लें। आज अगर आपने नदीम अफजल चंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने कहा है कि नून लीग से जो मतलब हाथ मिलाए लोग उससे हाथ मिलाना छोड़ देते हैं। तो देखें, आप खाली उन्हीं शख्सियात को सामने रखें और आप कहें कि वो आपके डायस्पोरा को भी इन्वॉल्व कर लेंगे और रिक्विजिट प्रेशर अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। आप बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तानी डायस्पोरा आपके पीछे आ जाता है तो आप देखें इंडिया पे इतना बड़ा प्रेशर बनेगा कि वो प्रेशर फिर सस्टेन नहीं कर सकेगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जो दिफाई लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हमें कामयाबी दी है, लेकिन दूसरी तरफ को ख़तरे को नज़रअंदाज करना शायद कोई बहुत दानिशमंदी ना हो। पहले से 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा हमें अपनी तैयारी और अपनी मेहनत के ऊपर इस वक्त फोकस रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ का ख़तरा भी सर के ऊपर है। वो 22 अप्रैल की पोजीशन पे फ़ौजें वापस गई हैं, लेकिन उनकी इंटेंट जो है वो मार खाए हुए इस वक्त शख्स की है, जो रोज़ाना एक नारा मारता है कि मैंने बदला लेना है। तो आप ऐसे शख्स से किसी चीज़ की भी तवक्को कर सकते हैं। कोई स्टूपिड एक्शन, कोई हमाकत, कोई जारियत वो दोबारा शुरू कर सकता है और आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी मर्क साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। एक को हमें जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि दुश्मन की आप काबिलियत पे ना जाए, वो काबिलियत अगर उसके पास है तो नीयत किसी वक्त भी बदल सकती है उसकी। तो नीयत बदलते देर लगती नहीं है, और ये हमने देख लिया 22 अप्रैल। अभी हम पाकिस्तान अभी अपने आप को कह ही रहा था, सब दुनिया को बता रहा था कि भाई हम तो इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। उन्होंने 8 से 10 दिनों में तैयारी करके पाकिस्तान पे बाकायदा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया। उन्हें ख्याल था कि शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा,
और दूसरा ये ख्याल उनका ये भी था कि शायद पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत ही नहीं है वो कर सके ये, और बदकिस्मती से हमारे अपने पाकिस्तानी हैं जो ये बात फैलाने में आग पेश रहते हैं कि हम तो भी रह गए, ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है। लेकिन मैं आपकी बात से 100% नहीं 1000% एग्री करता हूँ। ये ख़तरा टला नहीं, बड़े ख़तरा मेरी नज़र में बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है कि इतनी बड़ी जो हजीमत उठानी पड़ी है, न सिर्फ भारत को बल्कि भारत को जो सपोर्ट करते हैं लोग, अभी उन्होंने खुल के सामने नहीं आए, लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका के साथ भारत के 4 ऐसे मुआहदात हैं, अगर आप स्टडी करें तो उसमें कोई शक रह नहीं जाता कि ये मुआहदात उसको स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, जिसमें बेसिस शेयरिंग हो सकती है, जिसमें और किस्म की इमदाद भी हो सकती है। तो वो अगर इन प्ले नहीं आए अभी, इसका ये मतलब है कि नहीं होंगे। उनकी मुआहदात करने की वजह थी, वो वजह तो दूर नहीं हुई इससे। इसलिए मैं समझता हूँ कि खतरात बढ़े हैं हमारे लिए, और वो भारत अभी जब नेक्स्ट टाइम अभी आएगा, कब आता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत फिर आएगा। और जब अब आएगा तो अब शायद जितना अभी हमारा नुकसान हुआ, शायद इससे ज़्यादा नुकसान करने की पोजीशन तैयारी करके आएगा। इससे अल्लाह ताला रहम फरमाए। पाकिस्तानी कौम ने तो ये साबित कर दिया है कि हम किसी किस्म की कोई जहरीत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया को भी हमने ये बता दिया है, पूरी दुनिया को हमने ये बता दिया है कि आपस में एक दूसरे के दस्ते गिरवान रहे भी, तो जैसे ही पाकिस्तान की तरफ का मैली आँख से देखते हैं तो हम उसकी आँख फोड़ने को तैयार हो जाते। वैसे ये तो कौम, इसलिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए। दूसरा, मैं बसद एहतराम जो मेरे सियासी दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए मसला कश्मीर से ही शुरू हुआ था। ये सारा पुलवामा ले लें, आप पठानकोट ले लें, आप ये पहलगाम ले लें, सब कश्मीर से शुरू हुआ। ये जब तक कश्मीर पे ही ख़त्म नहीं होगा तो आपका मसला सिर्फ एक ही है। जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो जो पानी का मसला है ये तो इससे लिंक्ड है। ये अगर कश्मीर पे भारत का तसल्लुत इस तरह ना हो, तसल्लुत ना हो ऐसा, तो आपका पानी का मसला तो है नहीं फिर आपके लिए। फिर आप भारत को उस लेने की पोजीशन में होंगे। और इसलिए हमें इस मौके पर जो आपकी बहसीत कौम और आपकी अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर जो बहुत बड़ी क़ुव्वत फराहम की है, बहुत बड़ी इम्पिटस फराहम किया हमारे जो डिप्लोमेटिक कोर है उसके लिए। और अगर ये इस वक्त भी हम कश्मीर को जिस तरीके से मोदी साहब की कोशिशों से इंटरनेशनलाइज हो गया हुआ है, इसको हम अगर और पूरी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये नहीं समझा सकेंगे कि भाई हम एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पिछले चंद सालों में एटमी जंग के करीब आते रह गए हैं। और इस खत्ते में सिर्फ 2 एटमी ताकतें नहीं हैं, इस खत्ते में 8 में से 7 एटमी ताकतें यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। रूस बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है, अमेरिका साथ बैठा हुआ है, बरतानिया साथ। आज मैं सुना था बरतानिया ने अपने डिफेंस बजट में $15 बिलियन सिर्फ जो एटमी वॉर हेड उनके लिए रखे हैं उसने, और बहुत बड़ी अटैक सबमरीन बनाने की तैयारी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो उसको तो किसी खतरा नहीं है बरतानिया को। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनली भी हमें ये खबरदार भी रहना है, तैयारी भी करनी है, और ये जो हमें डिप्लोमेटिकली जनरल गुलाम मुस्तफा जो एक पूरी दुनिया में एक वो जो बड़ी ताकतें हैं ना, जैसे इनका इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मैकेनिज्म है, वो 4 E's या 5 E's वाला वो जो कॉन्सेप्ट है, एक वो आइज ऑन द स्काइज, वो हटाने के लिए भी वो कहते थे कि सारों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी पाकिस्तान के, जब वो आपके PC-3 ओरियंट्स और दूसरी चीज़ों को हिट किया गया था। तो वो वाला सेटअप तो इंडिया के साथ था माजी में, और अभी भी सोचें कि वो उससे हट जाएगा तो नहीं हटेगा। इसराइली जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वो श्रीनगर के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद थी, और उनके जो ड्रोन अटैक हुए उसके अंदर उनकी इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ, उनके वहाँ जो ऑपरेटर्स थे, चलाने वाले थे, वो भी इसराइली थे। तो वहाँ पे स्पोर्ट बेस मौजूद है, आपको उसको काउंटर करने के लिए एफर्ट करनी है। जी बिल्कुल सही आपने सुना। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई जब तक हम इन मामलात को इनके बैकड्रॉप में अपनी एफर्ट नहीं करेंगे ना, हम अगर इसी पर खुश होकर बैठ गए कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने हर दफ़ा आपको इस तरीके से कामयाबी अता नहीं होगी जब तक आप खुद को अपनी कोशिश नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश में अगर कोई भी कमी कहीं रह जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये सियासी जो लीडरशिप है इस वक्त, ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या वो इस वक्त जो तवक्कुआत हैं, हमारी कौम की तवक्कुआत हैं, जो मौका मिला है अल्लाह ताला के फज़ल करम से, क्या हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या उसको हम उस लेवल पर लेके जा सकते हैं जब दुनिया मजबूर हो जाए कि भाई जो बात है ये डेफिनेटली कश्मीर का मसला हल होना ही है। अगर ये नहीं होगा तो ये आज नहीं कल फिर दोबारा जंग छेड़ने का खतरा भी है और जंग के बढ़ने का अंदाज़ा भी है। तो ये वो मौका है। मैं समझता हूँ कभी कहीं अगर हमने कमज़ोरी दिखा दी हमारे डिप्लोमेटिक कोर ने या जिसी से, मैं नईसा की बात से एग्री करता हूँ। हमारी डियास्पोरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह
वो पहले तो सिर्फ नौकरियां करते थे 8-8 घंटे की, 2-2 घंटे की, अब वो बाकायदा माशी तौर पर भी काफ़ी आज़ाद हो चुके हुए हैं। तो उनका अपने साथ मिलाएं, उनको साथ। ठीक है, मैंने जो गलती की है कि हमने उस वहाँ भी अपनी सियासत वहाँ भी ले गए हैं, जिस वजह से तकसीम नजर आती है आपको। लेकिन मुझे यकीन है, मेरी जिन लोगों से बात बाहर हुई है, उनमें से कोई भी शायद किसी भी पार्टी का बंदा हो, उन्हें सिर्फ एक बात पे उन्हें कोई शक नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लिए इस वक्त खड़े होना है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर, जो भी हुकूमत से इख्तलाफ सबको होगा, लेकिन इस बात में सब मुत्तफिक हैं कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं बल्कि आगे चलना है, ताकि हुकूमत के लिए रास्ता बने वहाँ। बिल्कुल सही डॉक्टर तारिक साहब, बड़ी सही बात कह रहे हैं जनरल साहब, लेकिन इसको लेके आगे चलना असल इम्तहान है। मलिक साहब बिल्कुल सही बात है, जनरल साहब ने सारी जो बातें की हैं मैं बिल्कुल उन्हें एंडोर्स करता हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ मनानी अपनी जगह पे, लेकिन आगे क्या रास्ता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा इम्तहान है। और उसमें लेकिन एक आपके पास पूरा एक पैकेज है जिसको आपने लेके आगे चलना है। आपने कश्मीर तो खुद मोदी की सरकार ने उसको दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने इस पर कैपिटलाइज करना है कि ये दोबारा बैक बर्नर पे नहीं जाए। फिर पाकिस्तान की इंटरनल यूनिटी है, जैसे अभी उमैर साहब की जमात है, वो आप और दो मुतहरफ फरीक के तौर पर नज़र नहीं आने चाहिए। फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान आपको इकट्ठे होना चाहिए। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है अमेरिका में, यूरोप में। देखिए ये अल्लाह का शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अभी जो हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है उसमें मैं खुद मौजूद था, और जो उनका जोश और जज्बा था पाकिस्तान के लिए, और जो वो बात कर रहे थे, इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला कितनी बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारे डायस्पोरा वो भेजता है। और ये जो पिछले 2 महीने रहे हैं इसमें तो रिकॉर्ड जो है वो ज़र तरसीलात हमारी बरामदा से ज़्यादा रिमिटेंसेज पाकिस्तान, ये बहुत एक हौसला अफजा बात है। और जो अब माशाल्लाह उनके अंदर जोश और एक जज्बा देखने में आ रहा है, और जनरल साहब ने भी उसका वेरी राइटली ही आल्सो मेंशन्ड अबाउट दैट, कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो हर कदम तक जाने के, वो हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप देखें जो हमारे इस्लामी ममालिक में उसमें रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें, वो भी पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात में जो एक गर्मजोशी आई है और जो मोहब्बत आई है वो भी किसी बयान से बाहर है। तो हमारे जो अपने ज़ाहिर है यहाँ का खून है, यहाँ की इस मिट्टी से पैदा होने वाले हमारे सारे ओवरसीज़ हैं, उनका जज्बा तो यकीनन उनसे भी आगे है। तो लिहाजा वो हो गए। फिर उसके बाद हमारे जो आपने कहा ना पॉलिटिकल मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर, देखिए ये डिवाइड अगर रहती भी है, और ये डिवाइड अगर हेल्दी होनी चाहिए और सियासी मैदान में होनी चाहिए। अब देखें आपने मोदी का बड़ी तफसील से जिक्र किया। अब मोदी के ऊपर जिस तरह की तनकीद इंडिया में हो रही है, मोदी जो है मुँह छुपाता फिर रहा है। उनका लीडर ऑफ अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर तनकीद कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को न सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि हमारी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमें हज़ीमत उठानी पड़ी है। लेकिन जब डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर मोदी जाता है इंडिया का मुकदमा लेके, तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन मोदी के साथ है, मोदी की आवाज़ बन रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर मुकदमा लड़ रहा है इंडिया का। ये अगर स्पिरिट हम रखें, मिसाल जो मैंने इसलिए दी है कि सियासत सियासी मैदान में करते रहें, वो एक जमहूरी अक़दार हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं बहुत सारी, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें फिर आपका हिस्सा जो है वो सियासी ऐनक आपको उतार के और अपने सियासी नज़रियात बाला ताक रख के आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये अगर सोच होगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, कोई इसे नहीं रोक सकता। आखिरी बात, जो नौजवानों के अंदर मैंने देखा है कि आप जो जिस तरह मुझे ये आप तस्लीम करने में कोई यार नहीं है कि जो मैंने और आपने, उमैर तो हमसे छोटे हैं, अपनी स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे हमारा जो सिलेबस होता था उसमें हमें पाकिस्तानियत बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान की तारीख़, इस्लामी तारीख़, और एक जज्बा होता था। लेकिन अब आप देखें कि अब वो कोर्सेज़ उस तरह नहीं रहे। ये जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान इंडिया के जंग का, मार्का हक़ का, इसने हमारे नौजवानों के अंदर पाकिस्तानियत को दोबारा ज़िंदा किया है। और आपको नज़र आ रहा है कि एक एक नौजवान हमारा, जो हमारी को 60% से ज़्यादा आबादी है, जुड़ गया है पाकिस्तान के साथ। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब, वैसे जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने से बंदा ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं बनता। आपके माँ बाप आपको पैदा होते साथ ही ना कोई ऐसी चीज़ है, वो पता नहीं माँ के दूध में आपके खून में शामिल हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तानियत आपके अंदर है। मलिक साहब, वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के नहीं आती, वो अंदर है आपके। भी नहीं रहे ना, आपके खून में, माँ बाप भी नहीं रहे। माँ बाप ये चीज़ आप पैदा होते साथ आपके खून में होती है। वे ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से आपसे जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
अमेरिका के दौरे पे जो इस वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन है, उसी में से बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट है, वो आपको दिखाते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनकी जो मुलाकात है मार्को रूबियो के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ से एक तगड़ा बयान आना चाहिए। तगड़ा बयान अमन के लिए आना चाहिए कि इस खित्ते में और जंग के बादल नहीं मंडलाने चाहिए, अमन के साथ बातचीत के ज़रिए मसले को आगे हल करने की तरफ लेकर चले। उमैर साहब, जो इस वक्त दहशत गर्दी है, पाकिस्तान को ख़ुद इस मसले को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, क्योंकि बड़े साल हो गए हैं ये इल्ज़ाम सुनते सुनते कि यहाँ से लश्कर है, यहाँ जैश बैठा हुआ है। अब जाके पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, ये जो गाड़ी जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, ये जो छोटे बच्चों की बस को अगवा करके जिस तरीके से बच्चों को शहीद किया गया, एक एक वाक़े की पूरी तफसील, और वो 20-25 लोग जिनको पाकिस्तानी सरजमीन पे भारतीय रियासत ने टारगेट किलिंग करके, टेररिज्म करके, रियासती दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तानी सरजमीन पे असैसिनेट करवाया, हर एक केस को लेकर दुनिया के सामने जाना चाहिए। बैरिस्टर उमैर साहब। बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया। और देखें, सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव की सूरत में इससे बड़ा क्या इन्वॉल्वमेंट का सबूत हो सकता है कि एक हाजिर सर्विस मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान की कस्टडी में, और उसने कन्फेस किया अपने सारे जराइम का, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का। तो इससे भरपूर केस, मैं कहता हूँ इससे तगड़ा केस भी किसी के पास नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो अब इस वक्त जो मुसलमान दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जे हुई है, उसका भी फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स को जब जोड़ेंगे तब भी हमें खातिर खा नताइज मिलेंगे। वरना जो इस तरह से मोदी चल रहा है, देखें मोदी की टर्म 2029 तक है, उसने अपना खेल तो खेलना ही खेलना है। हम दुश्मन से अच्छे की उम्मीद करें, वो हो नहीं सकता। चाहे हमने उसे पिछाड़ दिया, मगर वो अपनी हमाकत में कोई ना कोई और हरकत करेगा, मगर उस हरकत में ज़ाहिरी बात है खित्ते का अमन तो ख़राब होएगा ही होएगा। मगर हमने अपनी आवाम का, अपने बाकी चीज़ों का भी तो सोचना है ना। तो उसके लिए प्रिएम्प्टिव मेजर ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में हम सोचें कि जी अब उसने ये कर दिया तो हम अगला स्टेप क्या उठाएंगे। बिल्कुल सही। जब गुलाम मुस्तफा साहब, जो भारतीय रियासी दहशत गर्दी है, जैसे कनाडा के अंदर एक वाक़या हुआ, तो वहाँ की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने वो चार्जशीट रखी कि किस तरीके से एक सिख लीडर को कत्ल करने के लिए भारतीय सफारतखानों ने, राह के लोगों ने, बाकी उसकी रियासत ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक टारगेट किलिंग के ज़रिए एक सिख लीडर को मारा है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसे 20-25 कत्ल हो चुके हैं। तो हमें हर एक केस को लेकर दुनिया के सामने जाना चाहिए। ये APS के बच्चों वाला जो बस का वाक़या है, ये इतना हौलनाक वाक़या है कि बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर भारत को वो FATF की लिस्ट में डालने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि स्टेट टेररिज्म में मुलव्वस है। जाफ़र एक्सप्रेस पूरी गाड़ी अगवा करके ले गए, आपके पास फुटप्रिंट्स है, आपको पूरी दुनिया के सामने तफसील लगनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, हम ढीले हैं इस मामले में। मलिक साहब, ये अफसोस की बात है कि हमारे पास जो सबूत, हम जब बात करना शुरू करते हैं रिटोरिक ज़्यादा हमारा होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जब आप अपना केस रखेंगे तो उस केस की जुजियात इतनी अहम हैं कि जब वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी भी लॉ अथॉरिटी के पास जाए तो उसके सबूत वो उनको मानने पड़े, और जो हम केस पेश कर रहे हैं उसको वो तस्लीम करना पड़े, तब दुनिया ये बात मानेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम वी स्टार्टेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, क्योंकि हमारे ये 10-11 मई अगर ना होता तो हम बड़े कमज़ोर की हालत में थे उस वक्त। उसी वजह से पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया, ये फिर हमारे लिए एक आई ओपनर है कि हम जब केस दुनिया के सामने रखें तो रिटोरिक ना हो, सियासी बयानात ना हो, जज्बात जारी है दुनिया इस सिलसिले में, वफादात की निगाह, सिर्फ वफादात की हद तक वो देखते हैं सारे। ऐसी दुनिया को जब आप अपना केस पेश करें तो फिर केस में फिर वो कहते हैं बिल्कुल टोटली फुल प्रूफ होना चाहिए, फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी, फिर आपके पास जाएंगे। पाकिस्तान में एक केस ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में 2005-2006 से ये सब शुरू है सर। उस वक्त मैं आपको ये शायद पता है, सबको पता होगा, मैं ऐसी कोई नई बात तो नहीं कर रहा। उस वक्त बाकायदा दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से बाकायदा हिंदू पकड़े गए थे उस वक्त, जो ट्रेंड आए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और अब भी जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी चाइना के साथ मिला के पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता इस खत्ते से। जब तक वो बैठा हुआ है, जब तक ये उनके जो मफादात इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को चैन उसी वक्त आएगा जब तक हम अपना केस पूरी दुनिया के सामने बड़ा खुल के वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। और जिस सब ये बात हो रही थी, मखर न्याई साहब बात कर रहे थे, तारिक साहब भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी,
कि हमारी तैयारी में किसी जगह कोई झोल नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पहले भी अर्ज की मोदी आएगा, मोदी नहीं होगा कौर आ जाएगा वहां पे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी को, ठीक है वो एक फिगर हमारे सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस पीछे नहीं रही। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब भी कांग्रेस रही है उसने कोई पाकिस्तान के लिए भला नहीं किया। उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद उनका भी वही है जो मोदी साहब अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसलिए हमें अपने जो है ना पसंद नापसंद की ऐनक उतार के बैठ के कोल्ड हार्ड फैक्ट्स उनको सामने रख के फिर अपने केस भी तैयार करें, फिर हम बात भी करें, और फिर अपना जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी पॉलिटिकल सियासी क़यादत है, वो पूरी तरह एक्टिव होकर जाए। अगर इसके बगैर आप जाएंगे तो आप किसी के पास भी चले जाएं। बिलावल साहब की बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन अगर वो पूरी तरह तैयारी करके नहीं जाएंगे तो वो भी अपना मुकदमा नहीं पेश कर सकेंगे। इसलिए मेरी जो नाक़िस राय में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी हम मबूद बाहर भेजें उनको बाकायदा ब्रीफिंग के साथ, उनके अपने साथ पूरे तरीके से, ताकि जो भी जाए सिर्फ एक ही बात हो सारी तरफ से। मुख्तलिफ तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन जो पैगाम जाए वो सिर्फ एक होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया तभी सुनेगी बात आपकी। डॉक्टर तारिक साहब, जो अगर मोदी के बयान से आप शुरू करें तो 71 वाले वाक़े से, जब वो मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने के लिए वो क्लेम करते हैं कि हमने आपके साथ ये काम किया था, तो पाकिस्तान को 2 लख्त करने के वाक़े के अंदर उनका रोल था। आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग होती है तो 55 मुसलमानों को ज़िंदा जलाया जाता है, तो उसके अंदर या एक उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो स्वामी असीम आनंद है उसका नाम आता है, तो या उनका एक सर्विंग आर्मी अफसर था कर्नल पुरोहित उसका नाम आता है। तो थाउजेंड्स ऑफ सच इवेंट्स जो टेररिज्म के हैं वो अवेलेबल हैं। हमें उसको पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर डॉजियर चाहिए। आप लेके जाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये वाक़यात हैं, जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो अभी के वाक़यात हैं, सारी पूरी तफसील दें दुनिया को। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय है और ये बड़ी जायज़ बात है, लेकिन देखें 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने इससे पहले प्रोपेगेंडा वार में, ये बात माननी चाहिए, वो हमसे आगे रहा है कि झूठ बोलने में। और शायद अब ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में इंडिया कामयाब रहा है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले और मजलूम बनने की कोशिश करता रहा है कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंद है, पाकिस्तान ये है। सर, इसका दुश्मन को इल्ज़ाम न दें, हमने खुद नहीं काम किया। उन्होंने EU डिसइंफो लैब बना के 15,000 वेबसाइट बनाई हुई थी जहाँ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। हमें अपना काम करना चाहिए ना, वो प्रोपेगेंडा भी प्लस जाहिर है दुनिया के साथ उसकी जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती रही। ये सब बातें अगर आप करें तो ज़रा बात लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो जंग हुई है ना, इसमें इंडिया एक्सपोज हुआ है। उसके मीडिया ने उसको अपने मुल्क को एक्सपोज किया, अपने सिस्टम को एक्सपोज किया, इतना सफ़ेद झूठ बोला कि लोगों को पता चला कि यार ये तो बहुत ही कुछ चवल लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो नाकाबिल यकीन है। जिस वक्त इंडिया का मीडिया ये बता रहा था कि जनाब हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, उस वक्त नदीम मलिक साहब लाहौर लिबर्टी में लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। रात के 12 बजे लाइव खड़े तो कह रहे थे लाहौर पे कब्जा हो गया। इंडियन मीडिया कह रहा है लाहौर पे कब्जा हो रहा है, और नदीम मलिक साहब लिबर्टी में आइसक्रीम खा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जनाब मैं ये खड़ा हूँ और ये लिबर्टी है, और लोग बाहर निकल के जनाब एंजॉय कर रहे हैं। बाएतमाद कौम है हमारी, जुरत वाले हैं, ये आप दिखा रहे थे। तो ये जो मवाजना था ना लाइव, इसने इंडिया को एक्सपोज किया है। दूसरी बात जहाँ पे एक फ़ायदा इंडिया को होता है, मैं वो भी ज़रा टेक्निकल बात आपको बता दूँ। वो पुलवामा का वाक़या हो, पहलगाम का वाक़या हो, इंडिया ने बराह रास्त हमेशा पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करता है। अभी आप देखें जितनी वारदातों का आपने जिक्र किया, दहशतगर्दी के वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए, उसे क्लेम करने के लिए पाकिस्तान में उसकी प्रॉक्सीज़ खड़ी हो गई। BLA सरासर इंडिया की सपोर्टेड, फंडेड, फाइनेंस्ड प्रॉक्सी है। हर तरह से इंडिया उसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। वो क्लेम करती है जी हम कर रहे हैं। जिसने पहलगाम पे भी हमला किया है वो रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो भी तो वही काम करता है। उसको हमने यहाँ से गाड़ी पे बिठा के भेजा है, वो 300-600 किलोमीटर अंदर है। उनके सारे वाक़यात जो हैं उसमें अब देखें ना, ये जो पहलगाम का है, पहलगाम के उन्होंने वाक़या होता है 10 मिनट के अंदर FIR, अभी लाशें उधर ही पड़ी हैं, ज़ख्मी उधर तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए अभी पुलिस पहुंची नहीं है, FIR पहले काट दी है और तहकीकात के बाद इसमें पाकिस्तान शामिल है। इतना बड़ा झूठ, ये इसीलिए तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं कि सेटअप है पूरा। KP में जो हमारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनसे कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर का है, कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से है। वो क्लेम शुरू कर देते हैं, वो भी प्रॉक्सीज है इंडिया की। तो ये थोड़ा सा फर्क है। उधर भी मिलता है उन्हें।
असला और फंडिंग तो टीटीपी को आप भी इधर से देखें कि मिलता है। उनके पास जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी हथियार हैं उनके पास, नाइट वो विजन कहाँ के से आए सारे। हैं? वो कोई खेतों में तो नहीं उगते, उन्हें बाकायदा फंड किया जाता है। और उसके बाद उनके पास बाकी भी जो जो क्या गुरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स के जो उनके पास गैजेट्स हैं, वो सारे उन्हें इंडिया ने दिए हैं। जितनी ये पुलिस साबित हो पोस्ट चुका और है। ये जो चेक पोस्ट के ऊपर केपी में अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है, तो अमेरिकी असला उन्हें वाशिंगटन डीसी तो नहीं दे रहा, उसको भी कोई पैसा बंदा और फंडिंग वाया कोई मीडिया दे सारा रहा है। इंडिया हाँ, है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेयर साहब ये इस पे तो मेरा ख्याल है केपी गवर्नमेंट को भी शायद, मेरे ख्याल में आपका वो शिकायत अपोजिशन को शामिल ना करने वाली जायज़ है। केपी गवर्नमेंट साथ लेके जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाते, दुनिया को बताते कि ये जो केपी के अंदर अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे भी इंडिया टीटीपी के जरिए आके हमले कर रहा है, पूरी तफसील दी जानी चाहिए थी। बल्कि वाशिंगटन जाके वो तफसील देते कि इन वाक़यात में अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास पूरी एविडेंस मौजूद है उसकी। बेशक जी, बिल्कुल इसी तरह है। देखें इंडिया भी तो देखें एट द एंड ऑफ द डे किसी की प्रॉक्सी होके काम कर रहा है। देखें हम इधर एक मेजर लिंक है जिसको टच नहीं कर रहे, वो है इसराइल वाला। इसराइल जो फ़लस्तीन की नस्ल कुशी कर रहा है और जो उसके एक्सपेंशन के ज़ायनिज़म के प्लान है वो तब तक पूरे नहीं होते जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ नहीं किया जाता, और उसको काउंटर करने के लिए उन्हें इंडिया मिला हुआ है। वरना इंडिया के पास देखें ना, यकदम इतनी टेक्नोलॉजी आ जाना, ड्रोन्स आ जाना, इसराइली ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, हमने उस चीज़ की भी आवाज़ नहीं उठाई, और एक नहीं लातादाद इस्तेमाल हुए हैं। तो मतलब ये किधर से आ रहे हैं और अब भी उन्हें खेप कौन दे रहा है, फर्दर रीस्टॉक उन्हें कौन करा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। देखें इसको बड़ा एग्रेसिवली करना पड़ेगा, ये कोई छोटे से लम्हे का टाइम नहीं है इसमें। जब तक हम अपनी मुस्लिम वर्ल्ड को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जिस तरह से तारिक भाई ने पहले अज़रबैजान और तुर्की का जिक्र किया, भाई खाली एक नारा लगा दें 3 कौमें 1 मिलत, भाई हकीकत में बनानी पड़ेंगी। हकीकतन अगर वो नहीं करते उस तरह से ट्रांसफॉर्म, तो हम पीछे रह जाएंगे। मसला ये आज भी अदादो शुमार उठा लें कि इंडिया का उनसे ट्रेड ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में है। इंडिया आज भी $1 बिलियन प्लस एक अज़रबैजान जैसे छोटे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ट्रेड देख लें ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ फ्रंट्स पे अपनी ऑपोजिशन को भी साथ रखें, अपने ताजरों को हर तरफ ये एग्रेसिवली चलना पड़ेगा। देखें खाली आपका फोकस मिलिट्री हो जाए और साथ मईशत को आप ना एक्सपैंड कर सकें तो तब भी मारे जाएंगे। अगर आज के दौर में हम किसान को इस सीज़न में नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको सही प्राइस नहीं देंगे, तब भी हम मारे जाएंगे। देखिए बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इन सारों को एक टाइम में टैकल करना पड़ेगा और एज ए नेशन बढ़ना पड़ेगा। अगला 1-2 साल पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इसमें हम अपनी इंटरनल लड़ाइयों में अपनी एक सेल्फ प्रोजेक्शन में ज़ाया कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हालात होंगे आगे। जनरल गुलाम मुस्तफा, एक जो अफ़गानिस्तान वाली डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ एक पॉजिटिविटी नज़र आई है। जो चाइना में इवेंट हुआ जहाँ पे अफ़गानिस्तान से मुत्तकी साहब भी बैठे थे और डार साहब भी इधर से बैठे थे, CPEC की एक्सटेंशन की, फिर उसके बाद परसों उसको डिप्लोमेटिक टाइज़ को अपग्रेड किया गया, पाकिस्तान ने सफ़ीर भेजने का ऐलान किया। अब उसमें दोबारा आपस में कांटेक्ट हुआ, आज भी शायद हुआ है डार साहब का मुत्तकी के साथ, कि वो कैसे ये कम्युनिकेशन लिंक्स जो है इनको कैसे एक्सपेंड करना। वहाँ एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। उनके लिए जिनके 50 साल हमने खिदमत की, पाकिस्तान में रखा, 2 जंगें लड़ी पाकिस्तान ने उनके साथ, वही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। वहाँ मामला कम से कम बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। जी साहब, तो बहुत अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की, इन 4 ममालिक को इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करें, वरना ये अकेला अकेला करके तो मार जाएंगे हम सबको। ये जिस तरह पहले उन्होंने कोशिश की, अब ईरान के भी शितर दौड़े हुए हैं। अफगान तालिबान का मुझे खुशी होती है बात सुन के कि वो भी इस तरफ अभी तवज्जो होना शुरू है। उनको भी ये बात समझ आई है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के बजाय, अगर वो जिस तरह पाकिस्तान तो पहले से ही CPEC की तो हम पहले ही कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आगे CPEC निकलेगा, उससे हमारी कोशिश भी थी, हम सड़कें भी बन रही थी। तो वो सारा कुछ हमें अगर एज ए भारतीय मजमूई देखें इस वक्त, तो इसमें चीन का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है हर लिहाज से। और इसमें भी आप देखिए चीन ने जब ये रोल प्ले किया कि भाई पाकिस्तान ने अपनी जो जनरल टाइम मेरे पास खत्म हो गया, प्रोग्राम आज यहाँ पे रोकना पड़, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बैरिस्टर उमैर साहब और तारिक फजल साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।